बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। पहले नाअहली की आंधी चली, अब अपीलों की मंजूरी की बहार। आइन का आर्टिकल 62-63 मजाक ही बनकर रह गया। सियासतदानों की कमाइयां फकीरों से और खर्चे बादशाहों से। कागजी कार्रवाइयों और जमीनी हकायक में बड़ा फर्क है। शहबाज शरीफ आज बलोचिस्तान थे। अख्तर मैंगल से सीट टू सीट एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून खुद को हुकूमत साजी के लिए अहल साबित कर रही है। शिमाली कोरिया अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा है या अमेरिका सियासत, जो भी हो किसी ने तो सुपर पावर की आंखों में आंखें डाली। एटमी जंग का खतरा है। जमशेद दस्ती की सजा कलअदम करार दी जा चुकी है। ये वही जमशेद दस्ती हैं कि जाली डिग्री पर जिनको सजा मिली थी और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, अब उनकी सजा कलअदम करार दी जा चुकी है। जमशेद दस्ती अकेले नहीं है, इसी तरह से अयाज अमीर, मारूफ कॉलम निगार, उनको भी अब इजाजत मिल चुकी है। अपील में उनकी भी मंजूर हो चुकी है। इससे पहले उन्हें भी नाअहल करार दिया गया था, लेकिन अपील में जाकर उनका मामला भी दुरुस्त जानिब चल निकला। अब वो भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जो अपीलों में जाकर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। मामला है 62-63 का। आइन का आर्टिकल 62-63, उसका इस्तेमाल पहली दफा रिटर्निंग अफसरान ने, अदालती एहलकारों ने जिस तरह किया, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन सवालात के बारे में अब भी तनकीद हो रही है। सवालात एक ही तरह के थे, उल्टे सीधे सवालात थे जिनका मकसद नहीं नजर आ रहा था। जो सवाल पूछने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए। अब इस पर तनकीद भी हो रही है। ये कहा जा रहा है किसी से ये सवाल क्यों नहीं किया गया कि आया टैक्स दिया या नहीं दिया। ये सवाल क्यों नहीं किया गया कि कर्ज नादहिंदा तो नहीं है, किसी जुर्म में आपको सजा तो नहीं हुई। मगर सवालात उल्टे सीधे थे जो टॉप स्टोरी में हमने आपको सुनवाए भी। और 62-63 का इतलाक के बारे में अगर बात करें तो दो सोचें पाई जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक ये कि अदालतें ये फैसला करने के लिए मौजूद हैं कि 62-63 को का इतलाक किया जाए और जो लोग इसमें नाअहल साबित हों उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। दूसरी सोच ये है कि अवाम का हक है, वो जिसे चाहें अहल करार दें, वोट की दे के उसे अहल करार दे सकते हैं, और जिसे चाहें वो वोट ना दें और वो नाअहल करार पाए। ये दो सोचें पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगर देखना यह है कि होना क्या चाहिए। अगर जमशेद दस्ती का ही मामला ले लिया जाए तो अवाम ने, अगरचे उन्हें ये कह दिया गया था कि उनकी डिग्री जाली है, मगर उसके बावजूद दोबारा वो मुंतखब होकर आ गए। इसी तरह से पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर जितने भी हैं वो सब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले दिए, मगर फिर भी अवाम में उन्हें पजीराई मिली। चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हों, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हों, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अदालत ने कातिल करार दिया, मगर आज भी भुट्टो जिंदा के नारे लगते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्हीं के नाम का वोट मिलता है। क्या इस तरह से 62-63 का इतलाक दुरुस्त है? इसी बारे में हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब अजहर सदीक एडवोकेट ने, जिन्होंने ये अपीलें भी दायर की थी और जो ये मामला दरखास्त लेकर गए थे आर्टिकल 62-63 के बारे में अदालत में। अजहर सदीक साहब, आप किस किस्म का निफाज चाहते थे 62-63 का? देखिए, जो कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 इस आइन का हिस्सा है, काफ़ी पिछले से देखते आ रहे हैं कि ये अजीबो गरीब सा एक तर्ज चला जा रहा है कि आपकी बीवी कितनी है, बच्चे कितने हैं। हालांकि ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 में तो कहीं लिखा नहीं है। और इसी तरह अवामी नुमाइंदगान एक्ट के अंदर सेक्शन 99 में भी दिया हुआ है कि अहलियत और नाअहलियत जांचनी कैसे है। ये एक ऐसा था जो हवा में सवाल था और आप हैरान रहेंगे 1973 का आइन है। तरामीम डेफिनेटली इसमें 85-85 में ज़ियाउल हक ने की, लेकिन इसी मौजूदा जो जाने वाली असेंबली है उन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। इन्होंने इसमें कुछ सर्टन रेस्ट्रिक्शन, कुछ 63(1)G वगैरह में आर्टिकल में सर्टन कंडीशन लगा दी कन्विक्शन की। मगर जो मज़ेदार बात है कि ये सारा काम ये जो अब कहा जा रहा है दो तरह की राय कि ये अवाम पे छोड़ देना चाहिए, तो फिर इस आर्टिकल 62 और 63 की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो भी आए इलेक्शन लड़े और अवाम ने फिर तो जो मर्जी फैसला करना है। लेकिन असल जो काम है आइन की मंशा ये नहीं है। लेकिन लोग अगर उसी शख्स को इलेक्ट करते हैं, अब आप देखते हैं कि 62-63 का इतलाक जिन पर हुआ, चाहे वो अयाज अमीर साहब हो, जमशेद दस्ती हो, अपीलें तो उनकी मंजूर हो रही हैं, उनके सजाएं कलअदम करार दी जा रही हैं। लेकिन आइन का आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक तो हुआ ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर जमशेद यानी अगर अयाज अमीर साहब का लिया जाए तो वो जो आइडियोलॉजी और बड़ा एक नाजुक सब्जेक्ट है
मैंने पटिशन हमने यही पटिशन फाइल की थी कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने हैं ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी कि इन आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक कैसे होना है, कुछ पैरामीटर्स क्या है, क्या रिटर्निंग ऑफिसर को क्या क्या बताया जाएगा। और आप हैरान रहेंगे, अभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही, जो असल इशू थे वो तो पीछे रह गए, यानी जो टैक्स की रिटर्न नहीं देता, जो टैक्स के असर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में, इनकम में, अपना कर्ज ना दहिंदागान और नैब के हवाले से केसेस, वो तो अभी तक ना तो इलेक्शन कमीशन के पास डाटा मौजूद है और ना ही रिटर्निंग। ये हाईकोर्ट में इकरार किया इलेक्शन कमीशन ने, यानी जो असल में जो सही तो दे दिया गया इलेक्शन कमीशन नो अभी भी आप वेबसाइट खोलें, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उनके नॉमिनेशन पेपर पड़े हैं, स्पोर्टिंग मटेरियल आज हमने निकाला है, सुबह हाईकोर्ट के सामने हम ये मामला रखेंगे कि यहाँ टैक्स डिफॉल्टर और जो कर्ज ना दहिंदा के बारे में ये रिटर्निंग ऑफिसर सेक्शन 14 है अवामी नुमाइंदगा एक्ट 1976 का, जिसके अंदर ये सारी चीजें उन्होंने देखनी थी और इनमें रिटर्नेंसी है। मिसाल के तौर अब तो वो अमल गुजर गया, अब क्या होगा? जो लोग पास हो चुके हैं, जो चले गए या नाअहल करार दिया, अब तो अपीलों का दौर है, आगे चल के भी इसका निफाज हो सकता है। जो लोग टैक्स ना दहिंदा हैं, कर्ज माफ करवाए या दीगर जुराइम में मुलविस पाए गए, उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। बड़ा वाज़ेह तौर पर ये अब ये अलहदा बात है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ थ्रोवे, यानी पोस्ट इलेक्शन की हद तक जाके ये मामला होते रहेंगे। हम यही रोकना चाहते थे कि ये पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की बजाय हम प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ आए कि इसमें ऐसे जो लोग जो इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं देते। अब सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बड़ा क्लियर है, अगर एक आदमी ने 1000 की सीसी, कौन सा ऐसा पार्लियामेंट्री नहीं है जिसके पास 1000 सीसी की गाड़ी नहीं है, ना वो एनटीएन रखते हैं, ना वो रिटर्न फाइल करते हैं। कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दे रहे हैं, भाई हमने तो एग्जाम्प्ट है, ऑफ कोर्स एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर आपने 1000 सीसी गाड़ी रखी है, आप 500 मुरब्बा गज के प्लॉट के मालिक हैं, 2000 फीट का आपका फ्लैट है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न तो देनी है। और बड़ी हैरानकुन बात है कि आर्टिकल 63(1) ओ और पी के अंदर लिखा हुआ है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, कर्ज ना दहिंदा हैं, वो अगर 1 साल से ज्यादा और 6 महीने से पहले का अगर डिफॉल्ट है तो वो नाअहल है। लेकिन अवामी नुमाइंदगा एक्ट के अंदर ये बड़ा एक अजीब सा है, ये अच्छा, ये क्यों नहीं हो सका? किसी का टैक्स किसी ने नहीं दिया, उसको नहीं रोका गया। 24,000 लोग में नजर आते हैं, उनमें बहुत कम है जो टैक्स दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो भी इतना कम है कि पता नहीं वो खर्चा भी किस तरह कर सकेंगे। बड़े गरीब नजर आ रहे हैं हमें तमाम उम्मीदवार इस वक्त, जितने भी सियासतदान हैं। तो ये अब किस तरह से होगा, किस तरह पता लगा? यहाँ तो वकला की प्रैक्टिस इस पे चलती है कि इनकम टैक्स किस तरह बचाना है। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही थी अपना, आपको पता है इंग्लैंड में एक बेसिक प्रिंसिपल है, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। और हमारे यहाँ वो लोग कानून बनाने के लिए आप मुंतखब करने जा रहे हैं जो कानून तोड़ते हैं। यानी इनकम टैक्स की रिटर्न के हवाले से बताया, लोन डिफॉल्टर के हवाले से, टैक्स डिफॉल्टर के हवाले से बातें, ये सारी आपके सामने आ चुकी हैं। जाली डिग्रियों वाला देख लें। यानी आपका जो इस वक्त जो आप लेकर गए दरखास्त का मकसद ये था कि जो सवाल उठे सीधे पूछे जा रहे हैं, ये नहीं पूछने चाहिए। ऑफ कोर्स ये देखना चाहिए कि जो क्राइटेरिया सेट किया गया है सादिक और अमीन होने का, उस पर टैक्स के लिहाज से, कर्ज के लिहाज से, दीगर जराइम के लिहाज से कौन पूरा उतरता है, कौन नहीं। लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं दीन के, वो तो जायज है पूछने। नहीं, बिल्कुल, वो तो 63(1)(d)(e) में आए ना आप, उसमें लिखा हुआ है ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ही एब्सटेन इस्लामिक टीचिंग के हवाले से उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। और ये सारी चीजों का पैरामीटर कोई मुश्किल कहा जा रहा है, ये कौन फिक्स करेगा? हमारे यहाँ आपको पता है इस्लामी आप उम्मीद करते हैं आपकी दरखास्त जो है उसका फैसला हो जाएगा इलेक्शन से पहले? मैं तो आपको पता है डे टू डे हेयरिंग चल रही है और अब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, ना वो डाटा दिया। लग यही रहा है कि सारी कश्ती में हर कोई इस चक्कर में लगा हुआ है कि ये यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं कि ईमानदार लोग असेंबलियों में आए, फिर वो इलेक्शन कमीशन पर तो बहुत सी तनकीद होती है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ थे, और ये एक दरखास्त लेकर गए हैं कि 62-63 का सही तौर पर निफाज होना चाहिए, इतलाक होना चाहिए। देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है और बाकी जो टैक्स ना दहिंदा है या कर्ज चोर हैं उनका रास्ता रोका जाता है नहीं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। सियासतदानों की कमाइयां फकीरों से और खर्चे बादशाहों से, कागजी कार्रवाइयों और जमीनी हकायक में बड़ा फर्क है। चौबीस 20,000 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि इनमें से बहुत से
बेइंतहा गरीब हैं। गरीब इसलिए कि वो टैक्स ही नहीं देते, क्या कहा जाए। लेकिन जब आप इनका रहन सहन देखते हैं, कपड़े, गाड़ियां, जूते, तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर फिर ये पैसा कहां से आता है। अगर इनकी आमदनी ही इतनी कम है तो फिर ये ठाट बाट कैसे, ये शहाना तर्ज जिंदगी ये लोग किस तरह गुजार सकते हैं। बहुत से नाम हैं जो टैक्स नहीं देते। चंद नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे पास जो लिस्ट है वो बड़ी तवील है, लेकिन कुछ नाम सुनिए, आप हैरान होंगे। मालवी मेमन ने टैक्स नहीं दिया। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी और साबिक वफाकी वजीर फैसल सालेहात भी टैक्स ना देने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नर बलूचिस्तान के भाई तारिक मक्सी ने भी टैक्स अदा नहीं किया। और तो और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती ने भी टैक्स नहीं दिया और शायद टैक्स नंबर ही 2013 में हासिल किया। क्या कहें कि इतने गरीब थे कि ये टैक्स ही नहीं दे सकते थे। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के बेटे यादगार रईसानी ने भी कोई टैक्स नहीं दिया। 3 साल के दौरान 1 रुपया भी इनकम टैक्स इन्होंने अदा नहीं किया। और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी टैक्स ना देने वालों में शामिल हैं, अगरचे उनकी आमदनी बहुत ज्यादा है। अब क्या कहा जाए, किस किस की कहानी आपको सुनाएं। हालांकि 62-63 में यह भी देखा जाना है कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, अपनी आमदनी तो नहीं छुपा रहा, टैक्स देता है नहीं देता। इन लोगों ने कर्जे लिए और उसके बाद माफ तो नहीं कराए। कर्ज चोर तो नहीं है लोग, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मगर ऐसा नहीं है कि सभी टैक्स चोर हैं ताकि हम पर फिर तनकीद ना की जाए कि आप इस तरह सियासतदानों को बदनाम कर रहे हैं। वो नाम, चंद बड़े नाम जिन्होंने टैक्स दिए हैं, उन पर भी सवाल उठ सकते हैं। मगर बहरहाल वज़ीर आला पंजाब जो साबिक वज़ीर आला हैं अब शहबाज शरीफ, उन्होंने टैक्स अदा किया है और वज़ीर आला में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इन्होंने 2012 में 26 लाख रुपए टैक्स अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने 22 लाख रुपए टैक्स दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने 2.5 लाख रुपए से जायद का टैक्स अदा किया है। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग टैक्स नहीं दे सकते, मैं इन लीडर्स की बात नहीं कर रहा, दीगर जो इनके साथी हैं, इनकी तंजीमों के, इनकी जमातों के अरकान हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, वो फिर खर्चा किस तरह उठाएंगे इंतखाबी मुहिम का। एक सहाफ़ी हमारे साथ हैं, उमर चीमा, जो ये सारे मामलात पर नजर रखते हैं और आप इनके इंकशाफात खूब जानते हैं। उमर चीमा साहब, ये आमदनी छुपाई कैसे जाती है? टैक्स ये लोग देते नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो कहता है देखा जाएगा। बीवी बच्चों के बारे में भी आमदनी का उनका क्या जरिया है, कितना टैक्स दे रहे हैं? असल में आमदनी छुपाने के बहुत सारे तरीके हैं और इनमें से जो सबसे फेवरेट तरीका है वो एक तो ये करते हैं कि ये टैक्स रिटर्न ही जमा नहीं कराते। टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी अपनी पर्सनल इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें आपने इवन अगर आपने किसी से आपने मेरे से कोई पैसे उधार लिए हैं तो आपको उसमें शो करने पड़ते हैं कि मैंने इतने पैसे उमर चीमा से लिए हैं। वो टैक्स रिटर्न में वो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। इधर इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो अभी NA 48 से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, फैसल सही भट्ट साहब। और इस्लामाबाद के लोग तो उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिविंग स्टाइल को। लेकिन जो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न शो किए हैं उसमें उन्होंने शो किया जी कि मेरे सालाना खर्चा जो है वो 24 लाख है, उसमें से 11 लाख मेरे अपने हैं और बाकी जो 13 लाख है वो मेरी फैमिली देती है। और टैक्स कितना दिया है? 7,500 रुपये टैक्स दिया है और अपने 11 लाख में से उन्होंने कहा है कि मेरी कोई 1.5 लाख इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स लग सकता है। तो ये कोई इस तरह शो करेंगे कि मुझे पैसे बाहर से आए हैं। कोई और जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो बहुत ही एक नॉमिनल से होता है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी अगर इस पे कोई स्टडी होनी चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे अमीर लोग हैं जो एक कारपोरेट बिजनेस में हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी हुई हैं। सही। तो वो अगर वो इसी तरह उनको काश्त ना भी करें तो वो ये शो करते रहते हैं कि हमें ये इनकम उधर से आ रही है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स उन्हें अदा नहीं करना पड़ता। वो इस तरीके से फिर ये शिकंजे से निकल जाते हैं। यानी इनके पास रास्ते बहुत से हैं। ये बताएं कि फिर इनको पकड़ने का तरीका क्या है, क्या जरिया है कि इनको पकड़ा जा सके? अगर ये किसी के पास एनटीएन नंबर ही नहीं है, कोई कह रहा है कि मेरी इतनी आमदनी है मैं टैक्स दूं, हालांकि आम आदमी के लिए तो 4 लाख रुपए से ज्यादा अगर सालाना कमाता है, यानी 33,000 34,000 रुपया महीना, तो वो टैक्स दे रहा है। क्या इनकी कमाई इतनी ही कम है? यकीन कर लिया जाए? उसामा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, चूँकि हमने एक स्टडी भी की है और फ्रैंकली यानी कि उसके बाद ये जो हमारी एक अशराफिया तबका है, मुझे कतन एक नज़र नहीं पाता। क्योंकि मैं जब किसी को गाड़ी पे देखता हूँ ना, मेरे फौरी तौर पे मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये टैक्स कितना देता है। अदरवाइज़ बड़े बनाइन किस्म के फेस, बड़े आपको ये गॉड फीयरिंग लगेंगे, हम फलां जगह पर इतनी चैरिटी कर रहे हैं, फलां जगह ये कर रहे हैं, ये टैक्स नहीं देते। मैं आपको ये अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बनवाता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे कल्चर का एक अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। ये हमारी सोसाइटी पे एक डार्क स्पॉट है।
जी। महमूद अचकज़ई साहब, यानी उन पे सब लोगों का कंसेंसस था कि बड़ी अच्छी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, बिल्कुल। उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मैं आज उनके देख रहा था, उनका जीरो टैक्स है। हमारे जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, वो 2002 से लेके जून 2004 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। जून 2005 में जाके उन्होंने एनटीएन लिया है, और अभी जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं जीरो टैक्स। दो उनके बेटे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, एक का एनटीएन नहीं है, दूसरे का जीरो टैक्स। गवर्नर पंजाब मखदूम जी। अहमद महमूद के दो बेटे कंटेस्ट कर रहे हैं, एक का एनटीएन नहीं है, दूसरे ने 9,000 रुपये टैक्स दिया हुआ है। हमारे गवर्नर लतीफ खोसा जो उनसे पहले गवर्नर थे, उनका एक बेटा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उसका 38,000। अच्छा, मैं आपको ये मायूसी की ये सिचुएशन है कि एक उम्मीद की किरण या एक चेंज एजेंट के तौर पे पीटीआई आई है। अब इनके कैंडिडेट्स का सुन लें। इनके लाहौर में एक कैंडिडेट है ज़हीर खोखर साहब, उन्होंने जीरो टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है। एक और है इनके एजाज चौधरी साहब, उन्होंने 18,000 रुपये टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है। एक महमूद रशीद साहब है, उनका 34,000 टैक्स है। और अली अहमद कुर्द साहब जो लॉयर मूवमेंट के एक बड़े एक लीडिंग उनका रोल था, उन्होंने 22 मार्च 2013 को एनटीएन लिया है और 28,000 रुपये टैक्स शो किया हुआ। लेकिन उमर साहब, बात यह है कि सियासतदान तो बच जाएंगे, जमातें कहेंगी हमारा काम नहीं है। कोई भी आके हमें कहता है जी मैं तो जितनी आमदनी उस हिसाब से टैक्स देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके 3 बेटे टैक्स नहीं देते। तो इनको किसने रोकना है, किसने देखना है कि इनकी आमदनी का पता चले कितनी असल में है और उस पर ये टैक्स अदा करते हैं या नहीं करते, ताकि फिर अदालतों का रुख किया जाए। ये मीडिया का काम तो नहीं है। उसामा, हम पहली बात तो ये है कि बहसीते कौम हम एक टैक्स चोर कौम है। हमने कभी इस चीज़ को, इसको हम बुराई समझते नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला टैक्स नहीं देता तो आप इस बेस पे उसके साथ रिलेशन खराब नहीं कर सकते। लेकिन आपकी और मेरी तनख्वाह में से, आपकी और मेरी तनख्वाह में से टैक्स कटता है, हम चाहे ना चाहे। तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स देता है। गरीब आदमी हर खाने पीने की चीज पर टैक्स दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें फिर भी टैक्स रिटर्न जमा कराने चाहिए, क्योंकि इधर पाकिस्तान में हर आदमी की एक पैरेलल इकोनॉमी है। बहुत सारे लोग हैं, उनका अपनी सैलरी पे गुजारा नहीं होता, उनको एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या किसी और उनका सोर्स ऑफ इनकम है जी। तो जब आपका टैक्स रिटर्न होता है उसमें वो सारी इनकम रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपको तनख्वाह मिल रही है और आपकी सालाना तनख्वाह जो है वो 10 लाख मान लें, 10 लाख है, तो जो आपकी दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम से अगर फर्ज की आपको 8 लाख आ रही है, तो जब ये इकट्ठी होगी तो आपका जो स्लैब भी चेंज हो जाएगा, आपकी टैक्स की परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। सही। अब आज तक पाकिस्तान में कभी किसी आदमी को टैक्स चोरी की वजह से या टैक्स अदा न करने की वजह से आज तक उसके खिलाफ कोई चालान नहीं काटा गया, आज तक उसको जेल में नहीं भेजा गया। तो जब इस तरह के लॉज होंगे, हमारे पाकिस्तान में एक ऑफिशियली हम ये कहते हैं जी कि 18 करोड़ आबादी, हालांकि 18 करोड़ से ज्यादा है, और पता है उसमें से कितने जो है वो एक टैक्स नेट में 0.9%। सही। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी, अभी तो यूके की पार्लियामेंट ने उन्होंने और ये भी कहा जा रहा है कि इस साल 20% कम टैक्स इकट्ठा होगा और मुआशी सूरत हमारी और खराब हो सकती है। अभी तो ये खबर भी है कि मुआशी बहरान नजर आ रहा है और 20 अरब रुपया वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जारी किया जाए। ये तवानाई बहरान से निकलने के लिए इतने पैसे ही नहीं है खजाने के पास, 13 अरब रुपया ज़्यादा दिया जा सकता है। ये मसाइल हैं। मेरे पास चंद सेकंड रह गए हैं। जो कर्ज नादहिंदगान है उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। उमर साहब, मुझे आपने जो बात की है, मुझे एक बात याद आ रही थी, वो फहमीदा मिर्जा साहबा की उनकी अगले दिन स्टेटमेंट आई थी कि जो 62 और 63 पे खुद पूरा उतरता है वो मेरी आगे स्क्रूटनी करे। और मैं हैरान रह गया मैं उनके देख रहा था कि उन्होंने 50 करोड़ के उन्होंने कर्जे माफ कराए हुए हैं और 27 करोड़ के कर्जे उनके अभी तक वाजिबुल अदा है। सही। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का केस है, कोई मेरे ख्याल 35 करोड़ का वो कोर्ट में चल रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के सिकंदर बोसन साहब हैं, उनके जो कर्जों का इसी तरह उन्होंने भी राइट ऑफ कराए। यानी सभी जमातों में इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है वो सही तरह से टैक्स नहीं देते, कर्ज कभी ना कभी उन्होंने लिया है। मगर जरूरत इस बात की है कि लोग भी आप देखें, गोशवारे इन लोगोों के देखें, अपने उम्मीदवारों के जो आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, और अदालतों में भी इनके केसेस जाएं ताकि वाकई सही तौर पर ईमानदार लोग आ सके। और ये सही तरीका है 62-63 के इतलाक का। उमर चीमा हमारे साथ, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। शहबाज शरीफ आज बलोचिस्तान थे। अख्तर मैंगल से सीट टू सीट एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून खुद को हुकूमत साजी के लिए अहल साबित कर रही है।
सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है। इलेक्शन का माहौल बन रहा है। आज मियां शहबाज शरीफ अख्तर मेंगल से मिले, बलोचों के हक में आवाज बुलंद की और साथ ही साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई। यही नहीं, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से नीम मायूस होकर तन्हा इंतखाबी मुहिम चलाने भी निकल पड़ी है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। जबकि इस सब में मुस्लिम लीग नून भी हमें आगे आगे नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसे वोट दें, किसे टिकट ना दें, इसकी कश्मकश का शिकार है। एमक्यूएम अपनी तर्ज की वाहिद जमात है जिसको ऐसे झंझटों का सामना अपने डिसिप्लिन की वजह से नहीं करना पड़ता। इसके बावजूद आने वाले दिनों में इसे कम से कम यह मरहला दरपेश होगा कि किससे इत्तेहाद करें, किससे ना करें। मुस्लिम लीग नून अपनी बाकी हमपला जमातों के मुकाबले में ज्यादा मुतहरिक है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सरहदों से निकलकर सिंध और बलूचिस्तान में अपनी मंजिलों का तयन कर रही है। मानसेरा में एक बड़ा जलसा करके वो अपनी मजबूती का पैगाम पहले ही दे चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान से राव रस्म नवाज शरीफ बहुत पहले बढ़ा चुके। एएनपी के साथ चलने का तजर्बा मुस्लिम लीग नून को पहले से है। सिंध के कौम परस्त नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। पीछे रह गई एमक्यूएम, जिसका नवाज शरीफ साहब के साथ तजर्बा शानदार नहीं रहा। लेकिन सियासत में कोई आखिरी हरफ नहीं हुआ करता। वक्त आने पर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर हमराही हो भी सकते हैं। यह मुख्तसर जायजा इस बात का इशारा करता है कि मुस्लिम लीग नून अब इंतखाबी नताइज के बाद की सूरत हाल पर काम कर रही है। इस वक्त सियासी तज्जिया निगार पेश गोई कर रहे हैं कि आने वाली पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत किसी भी जमात के पास नहीं होगी, इसलिए मखलूत हुकूमत ही बनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में पूरी तैयारियां कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को एक मसला भी दरपेश है कि पंजाब में निगरान हुकूमत ने आते ही ब्यूरोक्रेसी में वसी पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ कर दी है। ये और बात कि सिलसिला निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाजत से किया है। आज नवाज शरीफ साहब ने दबे लफ्जों में यह गिला किया कि ब्यूरोक्रेसी के तबादले बाकी सूबों में भी होने चाहिए। निगरान हुकूमत के इस इक़दाम से बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो एक तरफ पूरी तरह मुतहरिक है, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ से इसके रास्ते में एक रुकावट बनाने की कोशिश लगती है। क्या ऐसा दुरुस्त है? मुस्लिम लीग नून को क्या क्या खदशात हैं और क्या वजह है कि वो तमाम पार्टियों को साथ लेने की कोशिश कर रही है? बात करेंगे ख्वाजा आसिफ से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, एतराज क्या है कि पंजाब में अगर ब्यूरोक्रेसी की तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की इजाजत से हो रहे हैं? ये यूनिफॉर्मिटी तो उसामा होनी चाहिए ना, जिस तरह बाकी सूबों में हो रहा है। जिस तरह इंतखाबात सिर्फ पंजाब में तो नहीं हो रहे, तो इंतखाबात तो सिंध, बलूचिस्तान और KPK में भी हो रहे हैं। तो पंजाब में ये अनोखी बात या ये अलहदा बात क्यों हो रही है? हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पंजाब में निचली सतह पे, बिल्कुल निचली सतह पे, मैं BCO और DPO की बात नहीं कर रहा, इससे बहुत निचली सतह पे तबादले हो रहे हैं। और ये सारे तबादले जो हैं ये किसी और सूबे में बड़ी सतह पे भी नहीं हुए। चीफ सेक्रेटरी भी चेंज नहीं हुए, प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी चेंज नहीं हुए, कमिश्नर और DPO DCO नहीं चेंज हुए। तो ये पंजाब में ये क्यों? लोड शेडिंग की भी जो भरमार है, लोड शेडिंग का भी जो निशाना है, मेन निशाना जो है वो पंजाब है। और उसके बाद जो है ये इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन के तमाम तर कवायद और ज़वाबित जो है सिर्फ पंजाब में लागू हो रहे हैं। बाकी हुकूमतें जो है, सूबाई हुकूमतें जो है, केयर टेकर उनकी ताबे नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन का मैं शिकायत नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के तो तमाम तर जो है वो जो ऑर्डर्स हैं वो तमाम सूबों के लिए हैं। और अगर पंजाब में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो मैं समझता हूँ कि बाकी जगह भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर इस तरह से तबादले किए जाते हैं? सियासत फर्क कोई नहीं पड़ेगा। देखें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये अल्लाह के फजलो करम से मौजूदा अदलिया या मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मौजूदगी में किसी किस्म का असरअंदाज जो है वो नहीं हो सकती। और दूसरी बात है कि आवाम जो है अपने जो हक राय दही है, जो वोट का हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी पाकिस्तानी आवाम जानती है। पाकिस्तानी आवाम जो है बहुत से मरलों में गुजर के अब एक बलूगत की मंजिल तक पहुंच चुकी हुई है। उनसे ये हक जो है ना चोरी किया जा सकता है या ना छीना जा सकता है। तो इसलिए हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और खौफ में जरा फर्क होता है। आज की अहम बात है जी, तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं इस बारे में। लेकिन ये बताएं, आज अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात की है मियां शहबाज शरीफ ने और सीट टू सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है। क्यों ये किया जा रहा है? बलूचिस्तान में भी बात हो रही है, सिंध में भी ये किया जा रहा है। अगर जमात इस्लामी से कोई बात फाइनल नहीं हो सकी और उधर हमें नजर आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं, अगरचे उनको भी साथ मिलाने की कोशिश हुई।
जो अख्तर मेंगल साहब के साथ या तलाल बुक्टी के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, हम बलूचिस्तान के आवाम को या बलूचिस्तान के नुमाइंदा पार्टियों को जो है ना वो कौमी धारे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो मतमाए नज़र जो है वो सिर्फ इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार ज़रूर है मतमाए नज़र, लेकिन उसके साथ ये है कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत बने वो तमाम सूबों के जो अवाम है उनकी जज्बात की मज़हर हो और उसकी जज्बात की रिफ्लेक्शन हो। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ अगर कोई किसी वक्त कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो हम वो भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान के साथ ये दूरियां जो है ना वो मेरे नहीं ख्याल के वो अब रही सब तज्जिया निगारों का ख्वाजा साहब ख्याल ये है कि मखलूत हुकूमत बनानी होगी, सादा अक्सरियत भी शायद किसी जमात के पास ना हो। तो अगर आपकी जमात आगे आती है तो क्या ANP और MQM से भी इत्तेहाद हो सकता है आइंदा? ये थोड़ा पेशेंस वक्त होगा कि मैं अगर इस पे स्पेकुलेट करूं। मैं अगर ये चॉइसेस मेरी पार्टी के पास हैं तो मैं उन चॉइसेस को प्रीएम्प्ट करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। ना मेरा बनता है कि मैं इस वक्त इस बात पे स्पेकुलेट करूं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट के लिए और या एक पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन भी जाती है या सिंपल मेजोरिटी ले भी जाती है, लेकिन फिर भी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए और तमाम सूबों को साथ लेके चलने के लिए एक अच्छी और स्टेबल हुकूमत बनाने के लिए मेरा ख्याल है कोलिशन पार्टनर जरूर देने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। मुस्लिम लीग नून ने अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं कि अगर उसको हुकूमत मिलती है या मखलूत हुकूमत बनानी पड़ती है तो तमाम पार्टियों को साथ लेकर चले और मुफाहमत की सियासत को ही आगे बढ़ाए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। शिमाली कोरिया अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा है या अमेरिका सियासत, जो भी हो किसी ने तो सुपर पावर की आंखों में आंखें डाली। एटमी जंग का खतरा है। यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन एक छोटा सा मुल्क है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कोरिया में। शिमाली कोरिया अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा है या अमेरिका सियासत कर रहा है, बात जो मर्जी हो, मगर हकीकत यह है कि आलमी ताकतों का मफाद खित्ता कोरिया में कशीदगी को हवा दे रहा है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि छोटी सी चिंगारी एटमी जंग के शोले को भड़का सकती है। 8 मार्च को अपने खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मंजूरी के बाद शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया से जारियत न करने के तमाम मुआहदे खत्म कर चुका है। यही नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान हॉटलाइन और सरहदी रास्ता भी बंद कर दिया गया है। प्योंगयांग के लीडर किम जोंग इन अपनी फौज को अमेरिका के खिलाफ एटमी हमले की इजाजत भी दे चुके हैं। आज की खबर यह है कि शिमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने शिमाली कोरिया को खबरदार किया है कि वो बयानबाजी से गुरेज करे। इसका गलत अंदाजा ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है कि जो किसी के काबू में ना रहे। जनूबी और शिमाली कोरिया का मसला उस वक्त खड़ा हुआ था जब दूसरी जंग अजीम के बाद कोरिया शिमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जनूबी कोरिया की पुष्ट पर अमेरिका ने हाथ रखा तो रूस शिमाली कोरिया का निगहबान ठहरा। 1950 में दुनिया ने जंगे कोरिया की शक्ल में रूस और अमेरिका के दरमियान पहली प्रॉक्सी वॉर की हौलनाकियों का खौफनाक मंजर भी देखा, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो शिमाली और जनूबी कोरिया उस वक्त से ही हालत जंग में है। जनूबी कोरिया को अमेरिका ने हिफाजत की जमानत दे रखी है तो चीन शिमाली कोरिया का इत्तेहादी है। शिमाली कोरिया की ताज़ा धमकियों के बाद अमेरिका ने अपने जदीद बमबार जहाज जनूबी कोरिया में पहुंचा दिए। अमेरिका के 28,000 फौजी पहले से जनूबी कोरिया में मौजूद हैं। अमेरिका ने जजीरा ग्वाम में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ खित्ते में शिमाली कोरिया का वाहिद इत्तेहादी चीन मामले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दे रहा है। क्या ये इशारे एटमी जंग के हैं या फिर सूरत हाल संभल सकती है? खुदा न खास्ता जंग हुई तो क्या शिमाली जनूबी कोरिया तक महदूद रहेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक सिफारतकार तारिक फातमी और स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम। तारिक फातमी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। किस कदर खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त यहाँ? जी, सिचुएशन तो आपने बहुत सही डिस्क्राइब किया है। शायद इतना टेंस सिचुएशन जो है बरसों में नहीं देखा गया है और ज्यादातर ऑब्जर्वर्स का ये ख्याल है कि बहुत रैपिडली, बड़ी तेजी से सिचुएशन जो है वो शायद एक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच रहा है, जिसमें कोई माइनर इंसिडेंट, ये कोई ऐसा वाकया हो सकता है जो दोनों कंट्रीज के मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से ये एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन यानी एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है,
जिसमें न सिर्फ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के खतरात हैं, मगर जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के इम्कानात हैं, चाइना के इन्वॉल्वमेंट के इम्कानात है। रशिया एक बड़ा हिस्टोरिक रोल प्ले करता आ रहा है, आज से नहीं बल्कि ज़ारिस्ट रशिया के वक्त से वो इस खित्ते को अपने नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं जी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के बार बार बयानात आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप जरा कूल डाउन करें, मगर मेरी पर्सनल राय जरा सा आपसे मुख्तलिफ है। इसमें अभी वो सिचुएशन नहीं है कि जिसमें एक्चुअल वॉर के खतरात हैं, क्योंकि उसके वजह यह है कि कॉन्सिक्वेंसेस वॉर के जो है वो अमेरिका भी समझता है। जंग जो है आप लगता है कि वो नहीं होगी और अल्लाह ना करे कि जंग हो, क्योंकि उससे फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक फातमी साहब। समीर रमी साहब, आप तज्जिया निगार तो हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं। अगर खुदा न खास्ता जंग होती है, क्योंकि जिस तरह इस माहौल में पता नहीं होता, तो क्या वो फैल भी सकती है इन इलाकों से बाहर तक? बिल्कुल, जैसे फातमी साहब ने कहा, अगर जंग हो गई तो ये बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो सकता है, क्योंकि कोरिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है और उसके पास जो मिसाइल है, अभी जो उनके पास सबसे बड़ा मिसाइल है वो उसकी रेंज अभी वो पब्लिकली टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये समझा जाता है कि वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। गोया कि अमेरिका का जो अपना मेन लैंड है वो भी उन मिसाइल्स की जद में आ जाएगा। और मैं फातमी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त बहुत कॉशियसली ये कोशिश की जा रही है कि ये जंग ना हो। इस हद तक कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने एक अपना मिसाइल टेस्ट करना था 9 अप्रैल को, उन्होंने उसको भी पोस्टपोन किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते, ये कैलिफोर्निया में मिसाइल टेस्ट होना था, वो ये नहीं चाहते कि कोरिया के सदर इसको मिसअंडरस्टैंड करें या इसको मिस इंटरप्रेट करें, क्योंकि इस वक्त जो कोरिया के सदर हैं नॉर्थ कोरिया के, वो बिल्कुल यंग हैं और उन 2011 में वो आए इक़्तिदार पर। अभी लोगों को, पूरी दुनिया को पता नहीं है कि उनकी सोच किस तरह से है और मामला इतना टेंस है कि पैसिफिक जो अमेरिकन कमांड है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने भी वाशिंगटन जाना था बहुत सारी कांग्रेचुनल हेयरिंग्स के लिए, उन्होंने भी अपना दौरा मंसूख किया और वो वहीं पर जंगी साजो सामान भी हमें दोनों तरफ से नजर आ रहा है। ईरान का हम देखते हैं सूरत अमेरिका के साथ, इराक में भी फंस चुका अमेरिका, अफगानिस्तान की सूरत हाल, उसके बाद क्या अमेरिका एक और महाज खोल सकता है? देखिए, अमेरिका महाज नहीं खोलना चाहता, वो एक, क्योंकि ईरान के साथ भी इसी तरह का मामला है कि वो चाहता है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन करे, कोरिया के साथ भी बज़ाहिर यही मामला है, तो वो एक ऐसी थ्रेटनिंग टोन में आके बात करना चाहता है कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि अमेरिका अभी भी एक सोल सुपर पावर है और उसके साथ अगर कोई रेजिस्टेंस करेगा तो उसका ये अंजाम किया जाएगा। और इस हवाले से अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें सेनेटर मकेन है, सेनेटर चार्ल्स शूमर है, वो अब चाइना को ये कह रहे हैं कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और नॉर्थ कोरिया की एड को बंद करें, उसका रास्ता काटें, उसको मजबूर करें कि वो अपना न सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन करे बल्कि ये जो मामला है इसको भी वो कूल डाउन करें। हल क्या है? चीन वाहिद हल है, वो अगर इसकी सपोर्ट खत्म करेगा शुमाली कोरिया की तभी हो सकता है, क्योंकि काफी अरसे से चल रहा है, या अमेरिका को भी कुछ थोड़ा सा पीछे हटना होगा, कोई उनको न्यूक्लियर फ्यूल फराहम करना होगा उसके बदले, जिस तरह ईरान की भी बात की जाती है। देखिए, कोरिया बहुत अरसे से अमेरिका के साथ और दूसरी दुनिया के ममालिक जिसमें चाइना शामिल है मुज़ाकरात करता रहा है कि जी अगर आप हमें फूड दे दें, क्योंकि बड़ी इस वक्त मैसिव उनके यहाँ शॉर्टेजेस हैं और गुर्बत है, अगर आप हमें फाइनेंशियल एड दे दें तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन कर देंगे। लेकिन हमेशा वो खुद ही इसी बात से वो विड्रॉ कर गया। जहाँ तक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का तल्लुक है, वो है तो बहुत अहम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है चाइना का कि जो चाइना कहेगा वो नॉर्थ कोरिया मानेगा, क्योंकि 80s में हमने देखा जिस वक्त चाइना के सदर वहाँ पर रिफॉर्म्स कर रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना के अंदर, तो कोरिया की लीडरशिप ने उन रिफॉर्म्स को मुस्तरद करके एक अलहदा अपना रास्ता अपनाया था। जंग जो है वो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो फैल भी सकती है। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कहां तक है शुमाली कोरिया की, या सिर्फ वो डरा रहा है अमेरिका को? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि उनके पास जो सबसे बड़ा मिसाइल है वो 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। उनके पास, उन्होंने न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर डिवाइसेस मौजूद हैं। लेकिन और एक क्या होगा कि अमेरिका जो है उस हद से आगे बढ़ सकता है जाकर, क्योंकि एयर पावर हमें पता है अमेरिका की बहुत ज्यादा है, शुमाली कोरिया तो कहीं करीब भी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का शायद कोई मुल्क नहीं है। तो क्या होगा कि अमेरिका जो है वो स्टेप ले ले और फिर उसके बाद हालात खराब हो? देखें, अगर जंग हुई तो अमेरिका कोशिश करेगा कि वो जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पर जाए, कब्जा करने की कोशिश करे। लेकिन उसामा, अगर जंग हो गई तो ये एक
कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी। जब बम फटता है तो वो ये देख के नहीं फटता कि इसमें कौन से लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन है। ये एक तबाही है और जंग से बचने की, ये पूरे खित्ते में इसके असरात होंगे। जंग से बचने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली ये कोई पहला मौका नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान इस तरह की टेंशन हुई है। पहले भी बार बार हुई है और उसके बाद सूरत हाल काम डाउन होती रही है। उम्मीद करते हैं कि इस दफा भी इस तरह हो कि टेंशन अब है लेकिन कुछ हालात बेहतर हो जाएं, वरना बहुत ज्यादा जिस तरह कॉशियसली दुनिया रिएक्ट कर रही है, अमेरिका भले धमकियां धौंस दे रहा है लेकिन इसके साथ साथ जो उनके एक्ट्स हैं वो बड़े कॉशियस हैं। चाइना ने भी बिल्कुल इस वक्त एक वाज़ेह मैसेज दिया है नॉर्थ कोरिया को। उन्होंने अभी बाओ में जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया कोरिया को कि आप इस तरह इलाकाई ताकतों को भी अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब, आप आए। जंग जो है वो कोई रास्ता नहीं है लेकिन हालात बड़े खतरनाक हैं और ऐसे माहौल में कोई चिंगारी भी आग लगा सकती है। उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी जंग का माहौल ना बने, क्योंकि फिर पूरा खित्ता जो है इससे मुतासर हो सकता है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान तक भी इसके असरात आ सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।